हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये आपकी किताब का फोर्थ चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है या फिर साइंस का फोर्थ चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि एटम की स्ट्रक्चर की स्टडी होने वाली है। ठीक है, एटम दिखता कैसा है। तो भाई आज के टाइम पे जो एटम की शक्ल है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है हमें। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, रेड कलर ले लेता हूँ। तो देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, बीच में ये आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ ये दिख रहा है। ठीक है, ये सेंटर में, और इसके चारों तरफ आपको ये कुछ लाइंस लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एटम दिखता है। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ ये एटम में होता क्या क्या है। तो एटम के अंदर मेनली ये दो चीज़ें दिखाई देती हैं। ये बीच में जो आपको गुच्छा दिख रहा है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। सेंटर में, ये जो सेंटर में है ना, ये रेड और ग्रीन बॉल्स टाइप की दिख रही हैं, ये है आपका न्यूक्लियस। और ये जो साइड में जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं शेल्स। और इनका एक और नाम होता है, इनको ऑर्बिट भी बुलाया जाता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट्स बोल लो। शेल्स और ऑर्बिट्स इन्हीं का नाम है, ये ब्लैक कलर की लाइंस है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दो तरीके की बॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है ये है प्रोटॉन, और जो आपको रेड कलर की दिख रही है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल। तो भाई अब तक हमने क्या देखा, सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस के बाहर जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं शेल और ऑर्बिट, ये ब्लैक कलर की लाइंस। और इन ब्लैक कलर की लाइंस के अंदर जो चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख देता हूं मैं, शेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स, माइनस चार्ज, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आज के टाइम पे हम ये जानते हैं, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर दिखता है। तो देखो इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। तो आपको जो ये एटम दिख रहा है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का इजीली जवाब दिया जा सकता है। प्रॉपर्टी होती है ये कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बाहर शेल के अंदर होते हैं उतने ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे। मतलब क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। हमेशा एटम के अंदर, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। मैं आयंस की बात नहीं कर रहा, आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि इसी एटम की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। और सेम इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, देखो वन प्रोटॉन, सेकंड प्रोटॉन, और ये थर्ड प्रोटॉन। मतलब कि तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तीन ही प्रोटॉन है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन तो देता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन देता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो कट गई ना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। तो दो चीज़ें मैंने बता दी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका, देखो दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका जितने एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। दूसरी चीज, आपका ये जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? तो भाई क्वेश्चन क्या था, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा या नहीं एटम के ऊपर? तो भाई आंसर सिंपल है, द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज है और एक ही पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, बराबर बराबर है, एक एक।
तो सिंपल है ना, एक से एक कट गया, मतलब नेगेटिव चार्ज जितना था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था, तो कट गया, बराबर हो गया, तो जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हो गया। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो भाई हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की बात तो कर ली, लेकिन इनके बारे में भी कुछ समझा नहीं। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने एक टेबल बना के दी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक टेबल बनाई है। तो देखो मैंने पहला फीचर क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। देखो दूसरे कलर ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं ब्लू कलर ले लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, सही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। सही है, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इस पे जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में मास बिल्कुल ना के बराबर होता है, कोई मास ही नहीं होता। ठीक है, नो मास, इसके अंदर कोई मास ही नहीं होता, नेग्लिजिबल मास। इसके अंदर मास होता है प्रोटॉन के अंदर, और कितना होता है वो 1 AMU। EMU क्या है मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, पर आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसे कि 1 ग्राम होता है, 1 किलो होता है, ये तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का मास तो बहुत हल्का होता है, क्योंकि आंखों से तो देख भी नहीं सकते प्रोटॉन को। तो इसका इतना कम मास होता है कि ग्राम में तो नाप भी नहीं सकते इसे, 1 किलोग्राम में तो नाप भी नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत छोटी मास की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो इसका मास कितना होता है 1 AMU। सेम न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1 AMU। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर मास होता है 1 AMU। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा जाता है। भाई नेगेटिव पॉजिटिव का तो संबंध यही है, जुड़ते हैं बेचारे। ठीक है, तो पॉजिटिव के पास खिंचा हुआ चले जाता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचा चले जाता है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो भाई कहीं नहीं खिंचता ये, क्योंकि इसके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, शेल और ऑर्बिट के अंदर, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होती है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो भाई ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड, इनसाइड द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है, सेम टू सेम। न्यूट्रॉन भी तो भाई न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी बताया था। यहाँ पे देखो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, और आपका क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये दो चीज़ें पाई जाती हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम जा रहे हैं हिस्ट्री में। अब हम जाने वाले हैं हिस्ट्री में। तुम बोलोगे हिस्ट्री पढ़ाओगे? नहीं भाई, केमिस्ट्री की हिस्ट्री या फिर साइंस की हिस्ट्री। क्या हुआ था, एक समय था, बहुत पुराना समय, उधर क्या था, ये तो पता चल चुका था साइंटिस्टों को कि हम किसी एक छोटी सी चीज़ से बने हुए हैं। मतलब हम पूरा जो इंसान है, ये जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, ये एक छोटी सी चीज़ से बना है जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम कहते हैं। आपने इंसान के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ सुनी होगी वो सुनी होगी सेल। क्या सुनी होगी? सेल, कि हर इंसान सेल से बना हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि सेल भी किस चीज़ से बना है। सेल भी अपने आप में एटम से बना हुआ है। तो भाई एटम सबसे छोटी चीज़ है। तो लोगों को समय ये तो पता चल चुका था कि भाई कुछ है, एटम है, कुछ है, एटम है। लेकिन वो एटम दिखता कैसा है, वो एटम दिखता कैसा है ये किसी को नहीं पता था कि एटम दिखने में कैसा होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताने की कोशिश करी कि एटम ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, कैसा दिखता है। लेकिन कुछ स्टार्टिंग वाले साइंटिस्ट जो थे वो फेल हो गए इस चीज़ को बताने में। तो यही हम देखने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर कि एटम के कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। तो भाई पहले महारथी जो उतरे थे उनका नाम था थॉमसन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट उतर पड़े थे फील्ड के अंदर, थॉमसन। ठीक है, इनका पूरा नाम था जे थॉमसन। तो भाई थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, इन्होंने सबसे पहला एटम दिया भाई, स्ट्रक्चर दिया उसका, एटम का पहला स्ट्रक्चर सबसे पहले थॉमसन ने ही दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि एटम के मॉडल को इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया। ठीक है, एटम के मॉडल को इन्होंने क्या किया, वाटरमेलन से कंपेयर किया। तो देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज के अंदर एक लाल वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे साफ साफ।
इन्होंने बोला कि इसके अंदर बीच में ये जो रेड वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, सेम एटम के अंदर भी इसी तरीके का बीच में रेड रेड पोर्शन होता है, जिसे पूरा का वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। समझ रहे हो? उन्होंने क्या बोला साइंटिस्ट ने? इन्होंने बोला कि जैसे तरबूज के अंदर जो लाल हिस्सा होता है, पूरे में लाल हिस्सा फैला होता है, ऐसे ही एटम के अंदर भी पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। ऐसे एक गोला है जो कि पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जैसे कि तरबूज के अंदर एक काले काले आपको बीज दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर के जो बीज दिखाई पड़ते हैं, सीड्स दिखाई पड़ते हैं, दिखते हैं या नहीं दिखते? तो इन बीजों को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन की तरह। कि इन्होंने बोला कि प्रोटॉन के सागर, महासागर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं बीज की तरह। समझ गए? कि अगर ये पूरा का पूरा आपका एटम है, तो वो पूरा का पूरा एटम किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है। पूरा का पूरा एटम, गोल का गोला, पूरा किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से। और उन्होंने बोला कि बीच बीच में कहीं पे क्या डले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स डले हुए हैं। बीच बीच में कहीं पे क्या डले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स डले हुए हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। उन्होंने बोला कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, एटम एक स्फीयर है जो कि बना है पॉजिटिवली चार्ज का, जो कि बना है पॉजिटिवली चार्ज का, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, मतलब धसे हुए हैं। जैसे कि फिक्स कर देते हैं किसी चीज़ को, घुसेड़ देते हैं, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके के अंदर ये धसे हुए हैं इसके अंदर। जैसे मिट्टी में कोई कंचा घुसेड़ दो, इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है? तो ये बहुत आसान सा इनने मॉडल दे दिया। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को दो नाम से और जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है? अब ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक बोल लो या लिमिटेशन बोल लो। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी या ड्रॉबैक क्या रहे, इसके फेल होने के कारण क्या रहे? तो देखो पहली लाइन लिखी हुई है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट जो आए उनने इनकी बात सुनी थॉमसन की, कि ऐसा ऐसा बोल रहा था थॉमसन, ऐसा ऐसा बोल रहा था। ठीक है? और साइंटिस्टों ने सुनी, ठीक है बेटा, हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं तू सही बोल रहा है कि नहीं। तो उसके दिए हुए मॉडल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो उन लोगों को कुछ और ही पता चला। तो जो एक्सपेरिमेंट करे दूसरे साइंटिस्ट ने, तो एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अदर साइंटिस्ट शोड दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो और साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि प्रोटॉन है तो है एटम के अंदर, लेकिन वो कहीं सेंटर में दफन है, वो सेंटर में है, एटम के सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हैं उसके। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के चारों तरफ हैं। ठीक है? तो थॉमसन बोला कि नहीं नहीं, मेरे तो ये एटम है। तो भाई और साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करके आए वो कुछ और था। तो और साइंटिस्टों ने इसका मॉडल फेल कर दिया भाई, कि ये नहीं है आपका सही मॉडल, बिल्कुल गलत मॉडल है ये आपका। ठीक है? तो अब थॉमसन का मॉडल फेल होने के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट ने कदम रखा वो थे रदरफोर्ड। ठीक है? तो इन्होंने अपना मॉडल दिया एटम का। इन्होंने एक्चुअली करा क्या था मॉडल, एटम का मॉडल बनाने के लिए करा क्या था इन्होंने कराया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपको दिख रहा है, वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही दिख रहा है। तो ये क्या किया था इन्होंने, मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, इस बॉक्स से क्या निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे ऐसे, और इन्होंने क्या रख दिया यहाँ पे बीचों बीच? एक सोने की, गोल्ड की फॉइल। ठीक है? जैसे कि आप खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ गोल्ड की इनने बिल्कुल पतली सी, एल्यूमिनियम फॉइल तो भी काफ़ी मोटी होती है, ये तो बहुत पतली। ठीक है? बहुत पतली इन्हें क्या कर दी, गोल्ड की एक फॉइल बीचों बीच रख दी रास्ते में। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में देखा वो क्या देखा, कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे थे गोल्ड फॉइल से टकराते ही, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे इस टेढ़े इस रास्ते मुड़ गए, इस रास्ते मुड़ गए। ठीक है? इस रास्ते मुड़ गए, कुछ सीधे भी निकल गए। ठीक है? इस तरीके से टेढ़े मेढ़े निकल गए, मतलब इन्होंने देखा कि रास्ता चेंज हो गया। और कुछ कुछ तो ऐसा था कि बिल्कुल अपने ही रास्ते पे वापस चले गए, जैसे यहाँ से आए थे और यहीं पे वापस चले गए। ठीक है? तो भाई इन्होंने जो भी ये देखा वो उन्होंने लिख दिया
कि व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को जब आप गोल्ड फॉइल पे टक्कर मरवाते हो तो आपको कुछ ये ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे के सीधे निकल जाते हैं, मतलब कि यहाँ से ऐसे सीधे के सीधे ऐसे बिल्कुल सीधे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एरिया में निकल जाते हैं। उन्होंने बोला सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल एंगल से थोड़े थोड़े मुड़ जाते हैं इस रास्ते में, ऐसे ऐसे रास्ते में। ठीक है, और इन्होंने देखा कि अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ही उल्टा लौट जाएगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बिल्कुल उल्टा ही लौट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने देखा ज़्यादातर सीधे निकल जाते हैं, कुछ टेढ़े रास्ते मुड़ जाते हैं, थोड़े एंगल से मुड़ जाते हैं, और भाई उन्होंने देखा कि 12,000 में से एक आध ऐसा होगा जो कि भाई उल्टे बिल्कुल ही वापस चले जाता है। तो इन्होंने ये सब देखा, तो इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने बताया कि जो एटम है, इनने एटम को शक्ल देने की कोशिश करी कि एटम जो है उसमें काफ़ी सारा स्पेस है, बीच में खाली जगह है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल जा रहे हैं, मतलब खाली जगह है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि a very small fraction of alpha particle rebound back shows all positive charge and mass of the gold atom is concentrated in a very small volume within an atom। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है और बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बीच में ही एक छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि उधर से ही अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बाकी जगह से तो सीधे निकल जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये इनका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया कि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड वाज 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। इन्होंने बताया कि जो एटम का साइज है, जैसे ये एटम का साइज है, ये एटम का जो साइज है इसका अगर हम चेक करें, डायमीटर या रेडियस चेक करें, तो वो इससे 105 गुना छोटी होती है, 105 गुना छोटी होती है न्यूक्लियस से। ठीक है, मतलब मैं क्लियरली क्या बोल गया, उल्टा बोल गया शायद से, कि जो एटम का साइज होता है वो 105 गुना बड़ा होता है एटम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस 105 गुना छोटा होता है। ठीक है, 105 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, किससे, एटम से। एटम 105 गुना बड़ा होता है। तो ये इन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन दिए, लेकिन भाई ये क्या हो गया, फेल तो होना ही था, क्योंकि इस वक्त जो लेटेस्ट आया है वो बोर मॉडल आया हुआ है, तो ये भी फेल हो गया। किसने कर दिया इसे, बोर ने फेल कर दिया। कैसे कर दिया मैं बताता हूँ, इन्होंने फेल कैसे किया मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला देखो ये एटम है और बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से अगर घूमते रहे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से अगर शेल्स के अंदर घूमते रहे ऐसे ऐसे, तो ये एक्सेलरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी इनकी। ठीक है, एक्सेलरेट हो गए, स्पीड बढ़ गई, फिर क्या होगा, इनकी एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी एनर्जी यहाँ से, जिसके कारण क्या होगा, इनका रास्ता छोटा हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली इनका रास्ता छोटा होते जाएगा, होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और एक समय आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएंगे। तो यही इन्होंने बताया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगो एक्सेलरेशन इट रेडिएट्स एनर्जी, thus revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. Due to this, atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know, but we know that atom are quite stable. तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हुआ, बोहर बता रहे थे ये चीज़ रदरफोर्ड को, आपकी थ्योरी के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए और एटम को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो आपका कहीं ना कहीं मॉडल खराब है, रॉन्ग मॉडल बता दिया इन्होंने इनका, रॉन्ग। ठीक है, फिर उन्होंने जो रॉन्ग मॉडल बताया, फिर अपना मॉडल इन्होंने करेक्ट किया। तो इन्होंने अपना मॉडल दिया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का इन्होंने जो मॉडल दिया वो क्या कहता था
वो इन्होंने सिंपल भाषा में बस रदरफोर्ड का ही मॉडल लिया, बस उसमें एक छोटी सी बात बोल दी कि जो शेल्स होते हैं, शेल्स जो होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है, और शेल्स के अंदर क्या घूमते हैं बताओ, शेल्स के अंदर क्या घूमते हैं, शेल के अंदर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स के अंदर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बस बोर ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी क्या नहीं होगी, लूज नहीं होगी, ये हमेशा इसी में ही घूमते रहेंगे। ठीक है, बस रदरफोर्ड के ही एक पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया, जैसे रदरफोर्ड का ऐसे ऐसे घूम घूम के अंदर घुस जा रहा था, तो रदरफोर्ड ने ये चीज़ क्लियर कर दी, कभी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होती है घूमते वक्त। बस उन्होंने यही बताया कि ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। वो बताया कि उन्होंने कि एक ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसे उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट से एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रीट ऑर्बिट हैं जिसके अंदर ही घूमते हैं और उनकी एनर्जी नहीं ख़त्म होती, उनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑर्बिट क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिसके अंदर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जान सकते हैं, एनर्जी लेवल के भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल। तो देखो मैं बताऊंगा, बोर का ये मॉडल फाइनली बन के आया है और अभी हम इसी मॉडल को पढ़ रहे हैं लेटेस्ट। ठीक है, तो देखो ये बोहर्स मॉडल लिखा हुआ है, इन्होंने बताया कि बीच में होता है न्यूक्लियस, फाइनली देख रहे हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाहर जो चीज़ दिख रही है ये हैं शेल्स, पहली शेल ये रही, पहली शेल, दूसरी शेल ये रही, तीसरी शेल ये रही, चौथी शेल ये रही, ये गोल गोल जो आपको दिख रही है ये गोल गोल शेल, ये पूरी शेल है। ठीक है, अब देखो पहली शेल को इन्होंने नाम दिया के शेल, दूसरी शेल को इन्होंने नाम दिया एल, एम, फिर एन, फिर ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी ऐसे करके। ठीक है, अब मेन बात है ये हो गया एन इज इक्वस टू 1, मतलब कि पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, और पहली शेल को के, एल, एम, एन, एस तरीके न्यूक्लियस। बाकी तो सब समझ में आ ही रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से एटम न्यूट्रल है कैसे है, तो हमें पता है कि थॉमसन ने बताया था कि तरबूज की तरह पूरा पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज होता है, बराबर होता है, इस वजह से ये न्यूट्रल है। तो यही चीज़ मैंने लिख दी है पहले पॉइंट में कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ठीक है, कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज बैठा हुआ था बीचों बीच, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ मेटल अदर देन द गोल्ड। कह रहा है अगर गोल्ड ना लेकर कुछ और लेते अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में तो क्या होता। तो भाई ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज नहीं आता, सेम टू सेम रहता, क्योंकि एटम का कोई सा भी ले लो आप एटम, एल्यूमिनियम का ले लो या फिर सोडियम का, सबके एटम का शेप लगभग बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन्स का अंतर आता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वरना एटम का शेप साइज तो सेम ही होता है। वॉट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का जो जे थॉमसन का जो मॉडल था उसकी क्या कमी थी, तो मैंने बता चुका हूँ कि जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सेकेंड, जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर फंसे हुए होते हैं, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि प्रोटॉन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में होते हैं। तो ये चीज़ डिस्प्यूट हो गई, ख़राब हो गई कि भाई ये बोल रहा है, और साइंटिस्ट बोले थे बीचों बीच रहते हैं प्रोटॉन, और ये कह रहा है पूरे में प्रोटॉन फैले होते हैं। तो ये चीज़ गलत हो गई किसकी, थॉमसन की। अब बात आती है रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ, तो सेम वही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अंदर घुस जाएगा, इसकी बात से ये था। तो ये सब पढ़ लेना, बहुत आसान है, वही चीज़ लिखी हुई है। बोहर्स मॉडल को डिस्क्राइब करिए, तो मैंने कर दिया है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और ऑर्बिट और शेल को हम एनर्जी लेवल्स के नाम से भी जान सकते हैं
KLMN इस नाम से नाम दिया गया है 1 2 3 4 शेल्स को। तो इसी के साथ हमने जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन थे अभी तक जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब हम देखने वाले हैं बोहर-बरी स्कीम। बोहर-बरी स्कीम है क्या चीज भाई? तो इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे कि इस बोहर-बरी स्कीम में बताया गया था कि जो शेल्स होती है ना, शेल्स, ये वाली शेल्स, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये बोहर-बरी स्कीम के अंदर बताया गया था। तो ठीक है, बोहर-बरी स्कीम के अंदर फॉर्मूला क्या दिया गया था, 2n²। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि कितनी, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैं बताता हूँ। फर्स्ट शेल के अंदर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2 इंटू एन, मतलब शेल, शेल की वैल्यू कौन सी, 1, 1 का स्क्वायर। तो आपके पास 2n² फॉर्मूले पर रख दी वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2। तो पहली शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल के अंदर निकाल के देखते हैं भाई, तो 2 इंटू n², 2 to 4, 4 to 8, तो आप निकालेंगे तो 8 आएगा। तीसरी शेल में निकालेंगे तो 18 आएगा। इस तरीके से आप किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि कितने आएंगे। दूसरा पॉइंट इसका कहलाता है, देखो पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया 2n², ठीक है, ये फॉर्मूला मिला था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड नॉट एक्सीड 8, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद कर लें क्योंकि इस पॉइंट को आप अभी नहीं समझ सकते इस क्लास में, ये आप समझोगे जब आप 11th क्लास के अंदर आ जाओगे, ठीक है। 11th क्लास में आने के बाद इसका रीज़न समझ में आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे जब। तो अभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुड नॉट एक्सीड 8, ये लाइन आप याद कर लें कि आखिरी शेल के अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आखिरी शेल के अंदर जिस भी एटम की आप बात करें तो आखिरी शेल में उसके मैक्सिमम आपको 8 ही देखने को मिलेंगे। तो भाई अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है। जैसे कोई भी एटम है हमारे पास, उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर। और नीचे जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा गया है, यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा गया है। सेम यहाँ नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक मास होता है 14। आपकी क्लास में मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है, मास नंबर को एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इस जगह पे, इस क्लास के अंदर। वरना एटॉमिक मास में और मास नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे आप समझोगे वो चीज़ क्लास 11th के अंदर, 11th क्लास में। लेकिन अभी तो आप इतना ही समझ लें कि मास नंबर और एटॉमिक मास लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है या मास नंबर कितना दे रखा है, 14, ये इसका एटॉमिक नंबर। तो कोई भी लिखा हो यहाँ पे, जैसे हमने सोडियम का लिख दिया यहाँ, तो सोडियम का अगर लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा 23, नीचे लिखा जाएगा 11, मतलब एटॉमिक नंबर ये है और मास नंबर ये है। इस सब को मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले चैप्टर में एटम एंड मॉलिक्यूल में, पर एक बार और फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि मास नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, ये कहलाता है आपका मास नंबर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, क्लियर। और आपका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा गया है वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर, ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर, और आपका ये होता है आपका एटॉमिक मास होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। अब हम आ जाते हैं आइसोटोप्स पे कि भाई आइसोटोप्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स समझना बहुत ही आसान है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। पर इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कार्बन कार्बन है, दोनों दोनों के 6 एटॉमिक नंबर हैं, लेकिन मास नंबर साफ दिख रहा है 12 और 14। तो ये क्या है, आपके आइसोटोप्स। अगर हम भूल जाते हैं कि मास नंबर सेम था कि एटॉमिक नंबर सेम था आइसोटोप्स में, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप एस को, लास्ट वाले को देखो, एस को आप जेड की तरह पढ़ा करो, जेड की तरह। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो सिंपल है, आइसोटोप्स बोला करो उसे, आइसोटोप्स। तो याद रहेगा कि जेड सेम होता है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ होती है एटॉमिक मास, तो वो डिफरेंट होगा, सीधी सी बात, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। ये कोई ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप लिख सकते हैं। जिनका जेड सेम होता है, ए डिफरेंट होता है, मतलब मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम आइसोबार्स में है, इनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन इनका
एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इसको भी मैं इस तरीके से याद रख सकते हैं, आइसोबार्स, इसको आइसो 12 पढ़ा करो, आइसो 12। इससे समझ में आता है आपको कि इसका ए सेम रहेगा, ठीक है, जेड डिफरेंट रहेगा। इसका आइसो 12 पढ़ा करो, इसको आइसोटोप्स पढ़ा करो, आइसोटोप्स आइसो 12। क्लियर? तो भाई देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। सिंपल सी बात है भाई, एटॉमिक मास की वैल्यू दे रखी है 4u, और ये भी दे रखा है इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं आपके 2। तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। हमें पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमें निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ये आप इस तरफ ले जाओगे ना, माइनस हो जाता है। तो फिर ए की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, -2 इक्वल्स टू 2 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द सिंबल H, D एंड T टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो अगर आपको नहीं पता तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन, D का मतलब होता है ड्यूटेरियम और T का मतलब होता है ट्रिटियम। इन तीनों के ही 1, 1 और 1 एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन इनके मास होते हैं 1, 2 और 3। इससे समझ में आता है ये क्या है, आइसोटोप्स या आइसोबार्स। मैंने बताया था आइसोटोप्स, ज मतलब जेड, तो जेड सेम है सबका, तो भाई ये आइसोटोप्स है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा क्या है कि फॉर द सिंबल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो हम बता सकते हैं कि तीनों के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है जेड से कि इसके अंदर प्रोटॉन की वैल्यू 1 है, ठीक है। जेड मतलब होता है प्रोटॉन, और जेड प्रोटॉन जितने होते हैं एक एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर ये भी वैल्यू सेम हो गई। तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो साफ दिख रहा है, क्या है, सेम है, ये 1 और 1। अब लास्ट में रह जाता है न्यूट्रॉन। तो भाई इसके अंदर एटॉमिक मास में ही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो 1 हमने फिक्स कर दिया तीनों में, तो न्यूट्रॉन ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू है 0 और यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 1, यहाँ पे दिखाई पड़ रही है 2। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है 11 होता है। तो बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, लेकिन इसके पास तो है ही कितने टोटल 6। 2 आपने पहली शेल में डाल दीजिए के वाली में, एल वाली में कितने आ जाएंगे बचे हुए 4, ठीक है भाई। अब आते हैं सोडियम की तरफ। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1, ठीक है। पहली शेल में 2 आ सकते हैं, के में, एल में 8 आ सकते हैं और एम में कितने आ सकते हैं 18 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके पास 18 है ही नहीं, एक ही था एक्स्ट्रा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने। तो अरे मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, और इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो के और एल में कैसे बतेंगे 2 और 4, 2,4, ऐसे 2,8,1 इसका मैंने समझा दिया, आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ये बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन क्या है, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सिंपल क्वेश्चन है, एक एटम है हमारे पास, कोई सा भी होगा एक एटम, उसके अंदर के वाली शेल जो है और एल वाली शेल जो है वो फुल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भाई के अंदर तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल के अंदर कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर 10। अब अगला क्वेश्चन है, इफ Z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट।
अगर आपको नहीं पता तो वैलेंसी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दी है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, तो वैलेंसी में एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ये क्या कहलाती है? वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यही कहलाती है क्या? वैलेंसी। तो भाई पूछ रहा है एक एटम है जिसका Z की वैल्यू दे रखी है हमें 3, तो मतलब प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 3। आगे क्या बोल रहा है? नेम दी एलिमेंट। पहली बात, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है भाई? एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हैं, 2,1। पहली शेल में 2 आता है, दूसरी शेल में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन इसके पास कितने हैं? 3 थे टोटल, तो 2 हमने पहली शेल में भर दिए, एक इस शेल में भर दिया, K और L में। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है वैलेंसी बताओ, तो वैलेंसी हम कैसे कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम को, मतलब कि ये क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल होने के लिए इसमें कितने होने चाहिए? 8। पर 8 ये कैसे करे भाई? 7 इसे लेने पड़ेंगे कहीं से, लेकिन 7 लेना इम्पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा ना ले सकते ना दे सकते। तो भाई ये एक को निकाल देगा, एक को निकाल देगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और 1 निकालते ही ये कितना हो जाएगा? ये वाला सेल खत्म हो जाएगा, ये शेल बचेगा, 2 वाला शेल बचेगा। तो भाई इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम? तो भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सल्फर का होता है 16, मैग्नीशियम का होता है 12। इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 287, इसका होता है 286, इसका हो जाएगा 282। करना बहुत आसान है, 2 आ सकते हैं K में, इसमें 8 ही आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं? 7, 17 हो गया। ऐसे ही इसका कर लेना KLM, बहुत आसान होते हैं KLM। अब देखो आगे करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से एक ही से लिख रहा हूँ। तो देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 7 हैं, और तीसरी में आपको कितने करने होंगे? आपको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। अब आप बोलोगे इसमें तो 18 होने चाहिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि 18 होने चाहिए थे ना, लेकिन जो हमारा एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराया था कि लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 18 आ सकते हैं, लेकिन लास्ट ऑर्बिट है ये, इसलिए इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। तो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे? माइनस लगा देंगे। अगर ये इसे निकालना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इधर प्लस लिखते, सही है। जैसे पिछले केस में क्या करना था हमें? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसकी +1 वैलेंसी थी यहाँ, और इधर हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -1 वैलेंसी। तो सेम इधर आपको दो और चाहिए होंगे, तो -2 वैलेंसी। इधर आपको क्या करने हैं? 2 निकालने पड़ेंगे, तो इसकी +2 वैलेंसी, क्योंकि 3 से ज़्यादा ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। तो यहाँ पे भाई 6 लेना तो इम्पॉसिबल काम हो गया ना। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन सारे ख़त्म हो जाते हैं, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो एक स्माइली फेस बना देते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय।